यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर और आज के हमारे प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं शशि भूषण जी से, जो कि बहुत ही फेमस एक्टर है, राइटर है, डायरेक्टर है। तो ले चलते हैं उनके पास। सर, वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक्स मैम। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, इन सब का सफ़र कैसे शुरू हुआ? मैडम, जब मैं छोटा था जी तो मुझे लिखने का बहुत शौक था। जी तो जब मैं 4th 5th पढ़ता था, 10-11 साल का रहा होऊंगा, तो मैं क्या करता था कि शाम को जब हम मेरे चाचा ताया हम सब बैठते थे, कज़न्स बैठते थे, तो वहाँ पे मैं गॉसिप्स में अपने से कहानी सुनाया करता था, अलग अलग किस्से सुनाया करता था। उन्हें बड़ा मज़ा आता था। जी तो मेरे जो फादर थे वो मुझे पैसे दिया करते थे, उन दिनों 1 रुपया 2 रुपये। ये बात आपको सुना रहा हूँ मैं, नियर अबाउट 82 to 84 के आसपास की, कि तुम्हें कल कहानी सुनानी है। तो कौन सी क्लास में था? अभी 3rd 4th के आसपास। जी जी तो वहाँ से ही मुझे थोड़ा लिखने का शौक़ पैदा हुआ। मैं वहाँ से लिखता गया, साथ ही साथ जो मेरा ध्यान था वो पढ़ने की तरफ चला गया, क्योंकि मेरे फादर ने बोला अगर तुम्हें कल लिखना भी कुछ है तो लिटरेचर तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए, शब्दकोश जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो उस वक्त जो लिटरेचर मेरे पास अवेलेबल था, चाहे वो हमारी भगवद गीता थी, सुख सागर था, शिव महापुराण थी, ये रामचरित्र मानस, ये सब मैंने 5th 6th तक पढ़ना शुरू कर दिए। इन्हें पढ़ने के बाद फिर मैं आगे बढ़ा। नावल्स नियर अबाउट मैंने अपनी लाइफ में कम से कम भी 2-3 हज़ार से ऊपर नावल पढ़े। देन उन दिनों कॉमिक्स चला करती थी। आज तो कॉमिक्स मुझे मार्केट में देखने को नज़र नहीं आते हैं। डिफरेंट करेक्टर थे, जैसे छोटू मोटू पतलू आप आज आते हैं इसमें चैनल में कार्टून आते हैं, ये करेक्टर थे उन दिनों। हम ये पढ़ते थे कि चंपक थी, प्रयाग थी, गृह शोभा था, दर्जनों, मतलब जो भी मेरे हाथ में चढ़ जानी मैंने वो पढ़नी। तो आप स्टडी के साथ कैसे मैनेज करते थे इसको? जो स्टडी थी मैम, वो जो है वो नाइट को, जी और सुबह मैं 4 बजे उठ के तो 7 बजे तक मैं पढ़ता था। जी तो शाम को जब मैं स्कूल से आता था, आने के बाद मैंने 1.5-2 घंटे पढ़ना, क्योंकि 2 बजे आने के बाद 4 बजे तक खेलने नहीं जा सकते। जी 2 से 4 में उसको पढ़ता था, 4 से 5 से खेलने चले गए। तो इस तरह से मैं उसको पढ़ता था। तो छोटी उम्र से ही आपका रुझान रहा कहानियों की तरफ, राइटर ऐसे जैसे यस, वो राइटिंग की तरफ था। जी तो वहाँ से मेरे अंदर जो राइटर था जन्म लेना शुरू हो जी। गया। देन फिर जब मैंने कॉलेज में पहुँच गया, तो कॉलेज में पहुँच के जैसे डिमांड होती थी इन दिनों कि लवर्स की, या मुझे एक शायर सा लिख दे, मेरे लिए टुकड़ा लिख दे, मुझे एक शेरो शायरी दे दे। जी तो फिर मैंने उनको वहाँ पे लिख के देना शुरू तो किया। आप एट ए टाइम बना देते थे? हाँ हाँ, जी उस वक्त जैसे कि एक था कि उसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, तो यार मैं क्या करूँ, मुझे इसके लिए को दे दे, या मेरा उस पर दिल आ गया है तो क्या करूँ। जी फिर इसलिए मैंने उस वक्त लिख दिया जैसे कि मेरा दिल आ गया है तुम पर, मुझे तुम चाहो ना चाहो, चाहेंगे तुम्हें उम्र भर। जी एक थी संगदीन नाजनीन हसीना, एक था मेरी तरह दीवाना, गीत मोहब्बत के गाने लगा वो गलियों बाजारों चौराहों पर, मेरा दिल आ गया तुम पर। इस तरह मैं जिसकी जो सिचुएशन थी वैसा उसको सांग के दिया करता था। फिर मैंने वो संभाले नहीं, फिर मेरा एक फ्रेंड आया, यार तुम इसको लिखता क्यों नहीं है। जी फिर वहाँ से मैंने उसकी कंपोजिशन शुरू की। जी इन बिटवीन जब मैं जम्मू में जो था, तो मेरी नज़र जो नटरंग थी, उसके नटरंग के जो ठाकुर साहब थे, ये जो हमारा कॉमर्स कॉलेज है, इन्होंने सबसे पहला कैंप यहाँ पे जो मैंने देखा, वहाँ ऐड लगाई कि जो एक्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए कैंप है। तो एक्टिंग में रुझान तो था ही, लेकिन मालूम नहीं थी करनी कहाँ है कौन, कुछ नज़र नहीं था। शुरुआत आपने एज अ राइटर की थी, उसके बाद आपने एक्टिंग फील्ड में यस, जाने ये का एक्टिंग सोचा। फील्ड सोचा। जी उसके लिए जब मैंने वहाँ पे बैनर पढ़ा तो मैं कहा यार ये एक्टिंग की थी, तो वहाँ पे मैं गया। वहाँ जाने के बाद फिर एक्टिंग के अंदर मेरे जो है इंटरेस्ट आ गया। जी मैं 88 में मैं गया, लेकिन मैं भाग गया। फिर 89 से मैंने नटरंग के साथ ही 2-3 वर्कशॉप मैंने की, लेकिन प्ले नहीं किया मैंने, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता था, स्कूल भी देखना है, कॉलेज भी देखना है। तो लेकिन उनकी जो वो वर्कशॉप लगाते थे वो जो 30-40 दिन की, वो मैंने अटेंड करनी, लेकिन जब वो प्ले का वक्त आता था मैं भाग जाता था। जी वो क्यों? वो इसलिए कि मैम जब वो प्ले होता था ना, तो फिर वो शाम का वक्त जो था वो मेरा मैनेज नहीं होता था, क्योंकि उन दिनों में ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। जी तो मेरा मानना था कि अपना खर्चा खुद निकालना है। जी शाम को मैं 2 ट्यूशन पढ़ाता था, होम ट्यूशन, जिससे कि मैं अपना पूरा खर्च निकालता था। अगर मैं वो मिस करता हूँ, वो नहीं चलता था, तो मैं वो नाटक नहीं करता था, जी इसलिए मैंने उसे छोड़ना पड़ा। तो थिएटर प्ले करना कब से शुरू किया आपने? 89 से ही। उसके बाद मैं कुमार भारती के साथ आ गया, उनके साथ मैंने एक प्ले किया 89 में। तो नटरंग के साथ मैं एक्टिंग सीखता था, इधर आके करता था। कौन कौन से फेमस थिएटर प्ले आपने किए हैं? अगर मेरा जो था सबसे पहले जो मैंने किया था वो एक डोगरी का प्ले था। जी उसके बाद दूसरा जो था एक दिशा और, जिसमें कि मुझे फिर ऑर्गेनाइज भी किया गया, अखबार में उन दोनों नाम आया कि जी। एक्टिंग में ठीक ठाक रहे। उसमें मेरा कैरेक्टर था दीना। जी वो एक जो था एक तरह का, मतलब कि आप ये कह सकती हैं कि गुंडा टाइप का था, जी लेकिन वो सहानुभूति भी रखता था। जी
तो वो कैरेक्टर इतना फेमस हुआ कि आज तक जो मेरे उस वक्त के मेरे साथी मुझे दीना नाम से बुलाते जी। हैं। तो एक अगर झलक हो जाए उस कैरेक्टर की, जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, छोटी सी। उसमें कॉमेडी थी। जी वो कॉमेडी क्या थी कि एक तो दूसरे थे, एक कॉमेडी में क्या था कि वो अपने घर में आता है, फ्रेंड के घर में जाता है। अब फ्रेंड के घर में जैसे ही वो पहुंचता है ना, उसके ऊपर वहाँ से एक जो लेडीज़ की सलवार उसके ऊपर गिरती है, वो सड़ता ओ भरावा कल्ले कल्ले हैं। मगर ये था वहाँ पे। फिर उसके अंदर जाता है तो ये कैरेक्टर है, मगर मेरा था, वो आता है तो होता कोई भी नहीं है। तो ये वहाँ से उसके बाद फिर अगला आता है, वो बोलता है कि यार तुमने आज जेब काटी, उस जेब में क्या मिला? क्या मिला यार, शेर को चढ़ने की जल्दी थी, मुझे उतरने की है। शेर की काटी। वो पूछता निकला क्या बीच में से? ओए यार चवानी थे 3, यानी कि निरोध की बात करता तब 25 पैसे का हुआ करता था। तो कहता जेब काटी, मुझे इसमें से ये कंडोम्स ही मिले। तो वो मेरा जो प्ले था वो था। उसके बाद उसमें फिर लड़ाइयाँ, बस्ती के सीन्स हैं, लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, तो ये भी बस्ती के लोगों को जगाना चाहता है। सोशल इशू पे भी बनाया करते थे आप। वो सोशल इशू पे ही था। जी। तो उसके बाद फिर आगे मैं बढ़ता चला गया, नाटक करता गया। और फिर 92 में मैंने जो पहला प्ले जो डायरेक्ट किया, देन मैंने बच्चों के लिया और मैंने किया ज़मीन प्ले को लेके। तो उस ज़मीन प्ले को लिखा भी मैंने था। उसमें ये बताया गया कि एक आदमी जिसकी ज़मीन पे कोई कब्जा कर लेता है, तो वो क्या करता है, जाता है पहले कोर्ट में जाना चाहता है। कोर्ट वाले कहते हैं जी पहले तुम ये लेके आओ कि तुम्हारी ज़मीन कौन सी है, क्योंकि जिसने कब्जा किया वो पार्टी कहते हैं जनाब मैंने दूसरी ज़मीन पे कब्जा किया है। अब कहता है तुम जाके तहसील से लिखवा के लाओ। तहसील में जाता है तो वो कहते हैं जी तुम्हारी ज़मीन ये है या वो है, इसके लिए भाई खर्चा लगेगा, पैसा लगेगा, अब पटवारी नहीं है, आज नायब तहसीलदार नहीं है, अब गुरदोवर नहीं है, तो वो 1 महीना तुम्हारा लग जाएगा इसकी नकल लेने में। और उन्होंने उधर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। अब इसको बंदे हरा देते हैं, तुम ऐसा करो नेता से मिलो। तो नेता के पास जब जाता है, नेता कहता है भैया बात ऐसी है कि तुम पुलिस के पास जाओ। जब पुलिस के पास जाता है तो पुलिस कहते हैं भैया बात ऐसी कि लड़ाई झगड़ा तो हम बीच में आएंगे। फिर नेता के पास जाता है, नेता कहता है भैया ऐसा है तुम लोग पकड़ो और वहाँ जाके झगड़ा करो, जाओ तुम्हारे 2-4 सिर फूटेंगे फिर आएंगे। तो फिर वो जाके वहाँ लड़ाइयाँ करता है और एंड पे उसको 2 बच्चे जो है जख्मी होते हैं, पड़े रहते हैं। और फिर कहता है यार ज़मीन देखो क्या, मतलब इस तरह का वो था। मतलब कि थिएटर प्लेज आप करते रहते थे, इसके साथ ही रियलिटी शो में जाने का कभी आपने सोचा या आप गए हो? उन दिनों रियलिटी शो होते नहीं थे पहली बार। उसके बाद जब आए थे रियलिटी शो तो उसके बाद हमने नहीं, रियलिटी शो में मैं जा ही नहीं पाया, क्योंकि रियलिटी शो जब आए मेरी मैरिज हो चुकी थी। और रियलिटी शो में जो दिखाया जाता है जिस पे हमने वर्क करना है, शायद अगर मैं करूँगा तो मैरिज लाइफ पे भी पड़ता है। तो उसको देखते हुए फिर ना तो शायद मुझे उन्होंने कभी लेना था और ना मैंने कभी अप्रोच करी इस चीज़ को सोच के, क्योंकि मैंने फैमिली को प्रेफर किया कि फैमिली के साथ रहते हुए ये एक मेरा पैशन था, इसे पूरा किया जाए। क्योंकि मेरी जॉब लग चुकी थी, मेरा खर्च वहाँ से निकलने वाला था, तो मैं था चलो ये जो लेकिन हमने अपने पैशन को भी साथ साथ ही रखा है जी। लेकिन फैमिली को प्रेफर करती है। तो अगर बात की जाए, जैसे कंपटीशन की बात की जाए, तब के कंपटीशन तब था या अब? और कंपटीशन की बात की जाए, मुझे लगता है तब कंपटीशन बहुत टफ हो गया जी। टफ इसलिए था कि तब जो रेसलर लोग करते थे ना, जी। वो 2-2, 3-3, 4-4 महीने, क्योंकि इतना दायरा खुला नहीं था, नेट इतना नहीं था कि मालूम पड़े कहाँ नाटक होते हैं, तो लोग बड़े उत्साहित रहते थे, उत्साहित रहते थे कि यार यहाँ पे अब फेस्टिवल होना, तो हमें इसमें अपना कुछ प्रूव करना है। तो 4 महीने पहले रेसल हैं, जैसे कि सेट बनाना है, हम लोग गोबर भी लाते थे, मिट्टी भी खोदते थे, भूसा भी लेके सेट भी खुद तैयार करते थे, एवरीथिंग शुरू से लेके एंड तक। मेकिंग में हम सब लोग साथ चलते थे, मेकअप हम लोग खुद किया करते थे। आज की डेट में तो आप सेट वाले को हायर करो, सेट बन जाता है, मेकअप हो। मैं कि आज का जो नाटक वाला है ना, वो सिर्फ अपनी एक्टिंग की फोकस करता है और कहीं नहीं। उसका जो भी थिएटर करता था वो बैक स्टेज से लेकर फ्रंट स्टेज तक वो फोकस करता था। वो बहुत मुश्किल था, उसे आदमी सीखता भी था, ग्रूम भी करता था और मेहनत बहुत करते थे। और आज मुझे लगता है कि हम जो वक्त भी देते हैं तो शायद बहुत सारे लोग जो वक्त पे नहीं आ पाते। जी। आज के टाइम की बात की जाए, जम्मू में टैलेंट की अगर बात की जाए तो वो कम नहीं है, क्या कहेंगे उसको लेकर? आज टैलेंट बहुत है। उसकी वजह क्या है, जब मीडिया आ गया, मीडिया ये वाला मीडिया नहीं, इंटरटेन मीडिया। तो हमारे ज़माने में एक ही चैनल था, दहली या अपना जलंधर होता था, वो भी एंटीना घुमाना पड़ता था देखने के लिए, या पाकिस्तान यहाँ पे, तो वो नहीं थे। लेकिन अब इतने चैनल्स आ चुके हैं, उस चैनल को देखते हुए हमारे युवाओं की भरमार है और युवा बहुत ही टैलेंटेड हैं। हम उस वक्त शायद दिन रात मेहनत नहीं करते थे, हम साल में 2-3 महीने लास्ट में एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन ये पूरा सेलेक्टिव रहते हैं, वो पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो आज आगे देखा जाए तो बहुत से लोग उस ज़माने से आज बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, लड़कियाँ बहुत सारी हैं, लड़के बहुत से हैं जो कि फुल डिवोटेड हो चुकी हैं। जैसे आपने बताया कि छोटी उम्र से ही आपने राइटिंग करनी शुरू कर दी थी,
तो अगर कुछ एक कहानी जैसे आप बचपन में सुनाया करते थे तो एक कोई छोटी सी कहानी अगर हो जाए तो छोटी सी, चलो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। जिसमें मैसेज हो कोई अच्छा सा। चलो मैसेज करता हूँ। अब मैं अक्षरशः वो शब्द नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन बोलता हूँ मैं कि बस स्टॉप पे एक लड़की खड़ी रहती है। वो कहता है वो रोज़ बस स्टॉप पर आकर खड़ी होती थी और वह रोज़ उसे वहाँ खड़े होते देखता था। उसे वो बहुत अच्छी लगती थी, उसे भी वो अच्छा लगने लगा था। वो रोज़ आता, वो रोज़ आती, लेकिन बात ना होती। एक दिन उसने उससे बात कर डाली और बातों में उस मनचले की उससे बात हो गई। उस दिनों के बाद आज भी वो लड़की उसी स्टॉप पर खड़ी है, लेकिन उस मनचले का इंतज़ार के लिए नहीं, बल्कि मनचले ग्राहक के लिए, क्योंकि उस मनचले का सौदा पड़ चुका था। ये छोटा सा है। जी ठीक है। जैसे कि आपने शुरुआत की बचपन से आपका सारा डायरेक्शन की बात की जाए, उसकी शुरुआत कब हुई आपकी? 92 में मैंने पहला ही प्ले किया था। तो हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस कैसे रहा? जैसे एज ए राइटर शुरू किया, एक्टर राइटिंग के बाद आपने एक्टिंग शुरू की, फिर उसके बाद डायरेक्शन आपने शुरू की, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मुझे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल राइट डायरेक्शन में पड़ा। जी तो जब आदमी राइटिंग करता है ना, वो उस कैरेक्टर में डूब जाता है। जी उसे लगता है कि मैं वो कैरेक्टर हूँ, उसके हाव भाव वो हर अपने अंदर जीता है, लेकिन सामने आके व्यक्त नहीं करता। वो मेरे अंदर एक्टर आ चुका था उस वक्त। तो जैसे मैंने एक्टिंग फील्ड में हाथ डाला तो मुझे परेशानी नहीं हुई, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं लिखते वक्त अपने अंदर लाया करता था। सिर्फ मुझे बाहर निकालने की जरूरत थी, एक्सप्रेस करने अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स की बात की जाए तो कब कब आपको मिले और लोगों ने कितना पसंद किया आपके नाटकों को? मैडम, जहाँ तक अवार्ड्स की बात है, मुझे पर्सनल कभी अवार्ड नहीं मिला। जी मेरे प्लेज में जो हैं बेस्ट जो हैं सेकंड बेस्ट एक्ट्रेस भी आए हैं, जी उनको सब मेरिट सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं, प्लेज को भी कुछ ना कुछ मिला है, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कभी भी कोई अवार्ड नहीं मिला। जी। तो इसको लेके क्या कहेंगे आप? इसको लेके मैं यही कहूँगी कि अच्छा है, अगर अवार्ड मिलता तो शायद अगर आज मुझे लगता है कि मैं डाउन टू अर्थ आज भी हूँ। अवार्ड मिलता शायद मैं ऊंचा चढ़ जाता, जी। लेकिन शायद मैं इसलिए नीचे हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे मैंने कुछ पाया नहीं है। जैसे तो कि आप अभी भी जॉब करते हैं और आप बचपन से ही लिखना शुरू करते हैं, अभी भी आप कुछ लिखते हैं? हाँ, अभी जस्ट मैंने स्वामी विवेकानंद पे लिखा नाटक धर्म योद्धा। जी तो स्वामी विवेकानंद की लाइफ पे एक नाटक है, जो जहाँ तक मुझे मालूम है कि शायद इंडिया में अभी स्वामी विवेकानंद पे स्टेज के लिए नाटक नहीं लिखा गया, जी। जहाँ सुनने में आया। मैं इस पर तो श्योर नहीं कब हूँ। हम इसे देखेंगे? इसके मैं 2 शो ऑलरेडी कर चुका हूँ। जी। अभी एकेडमी में यहाँ पे एक बुक होता है जिसमें लिखने के लिए पैसा देते हैं, ये मैंने यहाँ नाटक दिया था, एकेडमी से अप्रूवल मिल गया और एकेडमी की फाइनेंस से इसे मैं पब्लिश करवाने जा रहा हूँ, धर्म योद्धा। इससे पहले मैंने एक मैं जिंदा हूँ अपनी ही एक नाटक वो पब्लिश करवाया था। जी। मेरे साथ उसमें मेरे सह लेखक भी थे, पंकज गुप्ता जी। वो जो है वो इंडिया और पाकिस्तान को लेकर हमने लिखा था कि महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र स्वर्ग में बात कर रहे हैं, वो इंडिया में आते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में किसके आदर्श चल रहे हैं। यहाँ जो भी हिंदुस्तान से 2-4 होना पड़ता है वो उदास होते हैं, वहाँ से जीना भी आ जाता है। देन ये तभी बात करता है कि इंडिया और पाकिस्तान की समस्या के हल है, इनके एक ही करते हैं। तो अगर एक कलाकार की बात की जाए, वो हर एक लैंग्वेजेस में प्लेस कर लेता है। जैसे अगर डोगरी लैंग्वेजेस की बात की जाए ना, तो लोग जो बच्चे आजकल के यूथ है वो उससे दूर होता जा रहा है। तो डोगरी में आपने कितने प्लेस किए हुए हैं या और कौन कौन सी लैंग्वेजेस में किए हैं? डोगरी में मैंने सिर्फ एक ही प्ले किया था, जी उसके बाद मैंने डोगरी लैंग्वेज में नहीं किया। उसकी 2 वजह थी। जी पहला तो मेरा बैकग्राउंड डोगरा फील्ड नहीं था, मेरा पहाड़ी था। मुझे खुद भी प्रोनाउंसिएशन जो डोगरी में थी मेरी वो ठीक नहीं थी, उच्चारण ठीक नहीं था। 100 में से मैं 90 शब्द ठीक बोलता था कि 10 ठीक नहीं बोलता था, तो वो भाषा के साथ अन्याय था। जो आर्टिस्ट जम्मू के थे, तो जम्मू के आर्टिस्टों को मैक्सिमम डोगरी प्योर आती नहीं थी, तो मुझे लगा कि उसका मजाक बनाने से बेहतर है कि मैं ना करूँ। मैंने पहाड़ी में की हैं, पंजाबी में भी की हैं, और क्योंकि पहाड़ी और पंजाबी का टेक्सचर मिलता जुलता है, वो मैंने किए हैं, हिंदी में भी किए हैं। तो जैसे कि आपने कहीं प्लेस किए हैं, कहीं इमोशनल किए, कहीं कॉमेडी किए, तो जाते जाते एक कॉमेडी पंच हो जाए। इसमें एक हमारा मैं जिंदा है, उसमें एक लाला है, वो एक नेता, मतलब कि स्वयं जो है ना गांधी जी की मूर्ति के आगे वो झुका है, और लाला उसके पास आता है जो रिश्वत लेके कि यार मेरा बेटा अंदर है तो छुड़ा लो। तो वो लाले से बातों में कहता है कि ये महात्मा गांधी की देख के, अरे ये देखो ये क्या है, महात्मा गांधी का फोटो। अरे लाला जी, हैं? हमारे राष्ट्रपिता के गले में ये फूलों का अरे छुपा देता है? और ये देखो ये इनके गले में क्या है, बेसुगंधित फूलों की माला। अरे लाला जी, इसकी जगह अगर एक हीरों का हार हो जाए तो मुझे लगता है
हमारी राष्ट्रपिता को ये श्रद्धांजलि होगी और आपका बेटा भी जेल से बाहर। क्या कहते हैं? उम्मीद है आपको भी इनकी कॉमेडी पसंद आएगी। साथ ही साथ जाते जाते एक आखिरी मैसेज अपने व्यूअर्स के लिए। देखो व्यूअर्स, जहाँ तक मुझे लगता क्या ये सही है, अगर आप अपने बच्चों को आज के इस दौर में चाहते हैं कि वो टिके रहें तो उन्हें थिएटर में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि थिएटर एक ऐसी विद्या है जहाँ बच्चा बोलना सीखता है, बढ़ना सीखता है, बेहिचक बोलता है। वो जहाँ भी जाएगा, कोई भी इंटरव्यू देगा, वो धड़ल्ले से फेस करेगा। और थिएटर में जो है मानसिक विकास होता है, आदमी बोलना सीखता है, उसे कुछ भी पूछा जाएगा एकदम से वो जवाब दे सकता है। तो अगर आप अपने बच्चे का कैरियर बनाना चाहते हैं तो थिएटर में ज़रूर डालिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ शशि भूषण जी। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने यूथ के लिए भी दी और साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए भी दी। अगले हफ्ते ऐसी किसी शख्सियत से फिर से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए यंग बाइट्स। मुझे दीजिए वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ इजाज़त। नमस्कार।